वायरस से आप मरे ना मरे, लेकिन रोज वायरस के डर से आप जरूर मर रहे हैं। वायरस और उसके डर को हमेशा के लिए गायब करने के लिए, हमेशा के लिए भगाने के लिए अगले 10 मिनट तक आप भूल जाइए पिछले दिनों मीडिया ने क्या बताया, लोगों ने आपको क्या सुनाया। हम बात करेंगे सिर्फ साइंस की। साइंस में क्या जवाब है। देखिए, आज कोरोना आया है, कल हंटा भी चल दिया है, वो कल भी आएगा। क्वारंटाइन करना, लॉकडाउन करना एक टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन परमानेंट क्योर कभी नहीं हो सकता है। दुश्मन चाहे कोई भी क्यों ना हो, उससे मुकाबला करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं दुनिया में। पहला डिफेंस और दूसरा ऑफेंस। डिफेंस मतलब अपने आप को बचा के रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, शील्ड में रहना, छुप के रहना जब तक कि दुश्मन या तो भाग जाए या मर जाए। और दूसरा है ऑफेंस, यानी कि पहला अटैक आपकी तरफ से। आज का दुश्मन हमारा है कोरोना वायरस, और इधर भी दो स्ट्रैटेजीज हैं, एक है डिफेंस और एक है ऑफेंस। दुनिया में 90% लोग, 90% देश पहला स्ट्रैटेजी पे हैं, दैट इज डिफेंस, यानी कि लॉकडाउन। लॉकडाउन करके हम क्या अचीव कर रहे हैं, कोरोना वायरस से हम अपने आप को बचा रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, ताकि वो हम पे अटैक ही ना कर पाए। ये बोल सकते हैं हम डिफेंस। हम तब तक छुप के रहेंगे जब तक कोरोना वायरस या तो भाग जाए या मर जाए। जबकि आज दुनिया में 10% देश ऐसे हैं, टोटल एटलीस्ट 21 देश, जिसमें जहां पे कोरोना वायरस सेम टाइम पे आया, लेकिन उन्होंने पहले की जगह दूसरी स्ट्रेटेजी को अपनाना ठीक समझा, यानी कि ऑफेंस, अटैक करने की स्ट्रेटेजी। मेडिकल भाषा में से बोलेंगे हर्ड इम्यूनिटी। कोरोना वायरस बॉडी में आएगा तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम दिया गया कोविड-19। कोविड-19 कुछ भी नहीं है, वो सिंपल एक इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी में रखा गया है, जिस कैटेगरी में H1N1 भी है। हर साल, सालों साल हर कंट्री में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से हज़ारों की तादाद में लोग मरते ही हैं। जापान में भी मरते हैं, भारत में भी मरते हैं, यूएस में भी मरते हैं। अब वैक्सीन क्या होता है समझिए। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कोरोना वायरस है, और ये वायरस जब आपके बॉडी में जाता है तो एक बात याद रखिए, सारे लोग बीमार नहीं पड़ते। आंकड़े कहते हैं 80% लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे कोरोना वायरस की वजह से, यानी कि उनको पता तक नहीं होगा कि उनके बॉडी में दे आर द कैरियर ऑफ कोरोना वायरस, दे विल नॉट नो। सिर्फ 20% लोग बीमार पड़ते हैं, उनमें से भी 10% लोगों को टेम्परेचर होता है और 10% को सिर्फ खांसी होती है। जिनको खांसी होती है वो 3-4 दिन में या 5-7 दिन में वैसे ही ठीक हो जाते हैं, और जिनको बुखार भी होता है, उनमें से अगर 1000 लोगों को बुखार हुआ तो उन 1000 में से सिर्फ एक की मौत होगी और बाकी 999 लोग ठीक हो जाएंगे। बोलने का मतलब है, जब कोरोना वायरस आपके बॉडी में जाएगा किसी भी तरीके से, नाक से, मुंह से या कोई भी और तरीके से, तब आप में से अधिकतर लोगों को, एज मेनी एज 80% लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और थोड़े से लोगों को पता चलेगा भी तो वो कुछ दिनों में ठीक हो ही जाएंगे, ज़्यादातर लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अब आपका बॉडी को ये कोरोना वायरस का पता चल जाता है, तो बॉडी इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है, एंटीबॉडी डेवलप करती है, ताकि भविष्य में जब कोरोना वायरस दोबारा आएगा तो आपकी बॉडी बेहतर स्थिति में होगी इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इसे आप बोल सकते हैं आपकी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनाइजेशन। यही चीज़ अचीव करना चाहता है फार्मा कंपनी थ्रू वैक्सीन। फार्मा कंपनी आपको ये समझाना चाहता है, देखो भाई, घर में बंद हो जाओ, बाहर वायरस है, वो आपको मार देगा। तो लेकिन हम आपका इंतजाम करेंगे, तो इस वायरस का एक टुकड़ा लेते हैं, एक प्रोटीन लेते हैं, लेके एक बोतल में बंद कर देते हैं। बोतल में बंद करके बोलते हैं कि इसके अंदर वो वायरस है, ये आपकी बॉडी में हम डालेंगे, और इसके बाद आपका बॉडी इस वायरस से लड़ना सीख जाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ताकि आप इस वायरस से प्रोटेक्टेड रहे। भारत में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, और करीब 25 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं स्थिति को समझने के लिए, हम जनवरी महीने में चलते हैं। एक इमेजिनरी सिचुएशन लेता हूं। इमेजिन कीजिए आपको पूरे देश की सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया, पूरे देश की सिक्योरिटी का जिम्मा आप पे डाला गया, और आप अलर्ट हैं कि बाहर से लोग अंदर देश में ना आ जाए, देश को लूटे ना, देश में अटैक ना करे। और आपके जासूस पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, और आप पूरे देश के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, और आपके जासूस आपको खबर देते हैं कि देश में अलग अलग जगह से, दुनिया के अलग भाग से स्मगलर एंटर करने वाले हैं, और स्मगलर एंटर कर जाएंगे तो देश को खा जाएंगे। आपको देश को बचाना है, तो आप पूछते हैं भाई मैं स्मगलर को पहचानूंगा कैसे। वहाँ से जासूस बोलता है वो स्मगलर दिखने में आम लोगों की तरह ही है, आप शायद पहचान नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा, तो उनको पकड़ूंगा कैसे। वो बोलते हैं कि देखा गया है कि उनमें से कुछ स्मगलर की मूछें भी हैं। तो आपके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो भाई एटलीस्ट मूछे वाले स्मगलर को तो पकड़ें।
आपने फिर पूछा कि कितने % लोगों के स्मगलर की मूछें हैं, वो बोलते हैं लगभग 10% स्मगलर की मूछें हैं, 90% तो मूछें भी नहीं है। तो आप सोचते हैं चलो 10% स्मगलर को तो पकड़ें, तो आपने एयरपोर्ट को, सारे पोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया और सबको ऐलान कर दिया कि भाई अगर कोई मूछे वाला पैसेंजर दिखेगा उसको रोक लेना और उनकी तफ्तीश होगी और जांच होगी, फिर ही उनको जाने देंगे। हो सकता है कि वो स्मगलर हो। और सिक्योरिटी के सारे लोगों को आपने एक खास तरह के चश्मे बांटे, एक ऐसे चश्मे जिस चश्मा से दूर से ही मूछे वाला इंसान ज़्यादा चमक के दिखने लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो चश्मे थे ये बिल्कुल टूटे फूटे थे, ख़राब थे। मतलब ये कि चश्मे से वो मूछे वाले लोग भी नज़र नहीं आए। तो हुआ ये कि वो स्मगलर आए और आपके अलर्ट रहने के बावजूद भी सारे के सारे लोग एयरपोर्ट क्रॉस करके पूरे देश में फैल गए। यानी कि पूरे देश में वो जिस काम के लिए आए वो काम करना शुरू कर दिया, देश में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। अब इस उदाहरण को आप आज के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखिए। यहाँ जो मैं स्मगलर की बात कर रहा हूँ, इमेजिन कीजिए वो कोरोना वायरस के वो कैरियर हैं, पेशेंट नहीं, कैरियर, राइट। मैंने आपको बताया था कि 80% लोग तो पेशेंट नहीं होते, दे आर जस्ट ए कैरियर। उनको खुद भी नहीं पता होता कि उनके बॉडी में कोरोना वायरस है। और ये जो चश्मा है ये है थर्मल स्कैनर, यानी कि थर्मल 10% लोगों की ही टेम्परेचर बढ़ेगी। तो वो 10% लोगों को पकड़ने के लिए आपने ध्यान दिया होगा, जनवरी के लास्ट वीक से थर्मल स्कैनर लगा दिए गए सारे एयरपोर्ट में। और जब यात्री आते विदेश से स्पेशली, तो उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती, उनका टेम्परेचर नापा जाता, तभी उनको जाने दिया जाता। मतलब ये लॉकडाउन लगने से पहले ही जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, इवन मार्च महीने के अंत तक लगातार पूरे दुनिया से कोरोना के कैरियर आते रहे और पूरे देश में फैलते रहे। यानी कि जितना वो फैल सकते हैं वो फैल गए। हालांकि हम अलर्ट रहे, उसके बावजूद भी वो अच्छा खासा फैल चुके थे। आज इस वक्त जबकि लॉकडाउन है, जाहिर सी बात है वो कोरोना के जो कैरियर हैं उनमें से अधिकतर लोग पेशेंट नहीं, उनको पता भी नहीं है खुद भी, वो अभी भी पूरे देश में फैले होंगे। इमेजिन कीजिए एक ऐसी परिस्थिति आ जाए हमारे देश में या विश्व में कहीं भी, जहाँ पे इस कोरोना वायरस से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया आ जाए, एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट जिसके फैलने की शक्ति लगभग 10 है, मतलब 1 से 10 लोगों को फैलेगी, कोरोना वायरस से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर, और इसके मोर्टलिटी रेट कोरोना वायरस से करीब 20 गुना ज़्यादा। लगभग एक ऐसा वायरस जो पूरे साल में 5 लाख लोगों को मारता हो या हर मिनट में एक इंसान को मारता हो। अगर ऐसा कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे देश में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आप बोलेंगे जब इसके लिए क्वारंटाइन हो गया, जब इसके लिए लॉकडाउन हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई वायरस आ जाए तो हमें अपने आप को घर में बंद कर लेना चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए, जब तक कि ये वायरस पे काबू ना पा लिया जाए, ये वायरस मर ना जाए या भाग ना जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वायरस या ये जो बैक्टीरिया है, एक्चुअली ये एक बैक्टीरिया है और इसका नाम है, बीमारी का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, हर साल भारत देश में करीब 4 से 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट हर मिनट एक आदमी की डेथ होती है। देश के कई लोग हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से मारे गए वाइल दे वर ट्रीटेड फॉर कोरोना वायरस। इवन एक डॉक्टर, गुवाहाटी के डॉक्टर, प्रिवेंशन के लिए वो मलेरिया की दवा ले रहे थे और इमीडिएटली उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया एंड ही डाइड। सो इन सब के बावजूद भी किस एविडेंस के आधार पे सारे पेशेंट्स को एंटी मलेरियन ड्रग दिया जा रहा है कि ईरान में, तेहरान में एक हॉस्पिटल में 200 लोगों में आयुर्वेद के स्ट्रैटेजी पे इलाज किया गया। उसमें से 190 लोग उसी वक्त 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गए और जो बाकी 10 लोग हैं वो उनकी भी रिकवरी बड़ी तेज़ी से होती हुई दिखाई दी। तो एक तरफ तो दुनिया के किसी न किसी कोने में आयुर्वेद पे ट्रीटमेंट हो रही है और दूसरी तरफ हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर को, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर को कोरोना के पेशेंट से दूर रखा जा रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये जवाब मैं आपसे चाहता हूं। अगर आपके पास कोई जवाब है तो ज़रूर दीजिए। मैंने ये जानने की कोशिश की कि कितने तरह के वायरस एंड बैक्टीरिया होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ। किसी जर्नल में लिखा है लगभग 1,20,000, तो किसी में लिखा है शायद 10 करोड़। इसका कोई गिनती नहीं, इसका अनुमान है ही नहीं। चाहे वो 1,20,000 हो, चाहे 10 करोड़ हो, उनमें से एक है कोरोना वायरस। और ये जो कोरोना वायरस है वो तब से है जब से ये पृथ्वी है, शायद हम इंसान के पैदा होने से पहले से।
हो सकता है हजारों बार आपको जुकाम हुआ, बुखार हुआ, फ्लू हुआ, उनमें से कभी ना कभी कोरोना वायरस भी रहा हो उसका जिम्मेदार। नया सिर्फ इतना है कि अभी हमें एक लेंस मिल गया है, डायग्नोस्टिक टूल मिल गया है कि हम पहचान पा रहे हैं कि वो कोरोना वायरस है। दैट इज द ओनली न्यू थिंग। हर साल डेंगू से 25,000 लोग मरते हैं, टिटनस से 40,000 लोग मरते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से 15 लाख लोग मरते हैं, हेपेटाइटिस के वायरस से, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई टुगेदर करीब 14 लाख लोग मरते हैं। हम में से हर तीसरे इंसान के लिवर में हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो है, और उनमें से करीब 5% लोग उस वायरस की वजह से मरने वाले हैं। अब ऐसे में अगर हम अपना सारा कंसंट्रेशन सिर्फ उस एक कोरोना वायरस पे लगा दें जिससे 10,000 या 20,000 लोग मरे हैं या मरने वाले हैं, तो आप याद रखिए कि टोटल काउंटिंग अगर कर लें हर तरह के पैथोजन से हर साल मरने वाले लोगों की, वो है लगभग एस्टिमेटेडली 1,70,00,000। 1,70,00,000। टिटनेस भी इसमें जोड़ लो, ट्यूबरकुलोसिस भी जोड़ लो, रेबीज भी जोड़ लो, 1,70,00,000। और 1,70,00,000 में कोरोना वायरस का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 10,000। जैसे ही किसी इंसान को क्वारंटाइन में ले जा रहे हैं आजकल, तो उनको न जाने कौन कौन सी दवाइयां दे रहे हैं, एंटीपायरेटिक दवा दे रहे हैं, HIV की दवाएं दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। और मैंने 14 मार्च को अपने YouTube चैनल में आपको बताया था कि ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं मेरे हिसाब से वो कोरोना वायरस इटसेल्फ की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि उसके ट्रीटमेंट की वजह से हो रही है। और 14 के ठीक 3 दिन बाद 17 मार्च को यही वाली बात फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर ने भी अपनी भाषा में बोली। हाउ टू मैन्युफैक्चर कोरोना वायरस विक्टिम्स, डिकोडिंग द गेम प्लान। सारा गेम प्लान सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर छुपा है। सेंटेंस है, कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है PCR टेस्ट विद 99% स्पेसिफिसिटी। बस सारा खेल यहीं पे। 99% स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट में 99% स्पेसिफिसिटी का मतलब कि 100 हेल्दी लोग अगर आप इकट्ठा करें, उन सब में अगर कोरोना वायरस का PCR टेस्ट कराएंगे तो भी वो एक को रॉन्गली डायग्नोस करेगा एज ए कोरोना वायरस पेशेंट। इस वक्त भारत में 31 लोग कोरोना वायरस के पेशेंट डायग्नोस हुए हैं। आपको अगर 31 कोरोना वायरस के पेशेंट इन्वेंट करने, मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि 3100 लोगों को इकट्ठा करना है, हेल्दी लोगों को, और सबको PCR टेस्ट कराना है, तो वो रॉन्गली 31 लोगों को लेवल कर देगा ये तो कोरोना वायरस का पेशेंट है। अब सबसे ज़रूरी बात, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे पे मैंने लॉन्च किया अपनी किताब देश के लिए। किताब का नाम कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये किताब जब मैंने लॉन्च किया तो उस वक्त ये किताब में टोटल पेजेस थे 1000, लेकिन अब 1000 से लेके वो बढ़ के बन गया 1200 पेजेस की किताब। तो जिन लोगों ने 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल को डाउनलोड किया, वो लोग एक बार और डाउनलोड कर लें, ताकि जो और एडिशनल एविडेंस है वो एविडेंस भी उनको मिल जाए। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप इस किताब को ठीक से पढ़िए, और इस किताब में अगर एक भी फैक्ट आपको गलत दिखाई देता है और आप साबित कर पाते हैं कि कोई एक भी फैक्ट गलत है, तो हर गलत फैक्ट के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। लेकिन याद रखिए, नियम वो तंबोला का होगा। जैसे तंबोला के एक नंबर पे या एक लाइन पे सिर्फ एक ही बार इनाम मिलता है, तो वैसे ही एक फैक्ट, एक गलती पकड़ने के मैं एक ही बार 1 लाख रुपए दूंगा। अगर वही गलती उसके बाद कोई और भी पकड़ेगा तो उसकी इनाम नहीं मिलेगी। और अगर आप में से कोई भी एक भी गलती ना निकाल पाए, इसका मतलब जो किताब में लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री ये आपकी जिम्मेवारी है कि सच सामने आए। अब एक आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा होगा कुछ लोग मेरे क्वालिफिकेशन को लेके सवाल उठा रहे हैं, यूट्यूब में जाके कमेंट कर रहे हैं या उस पर वीडियो बना रहे हैं। मेरे जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारे क्वालिफिकेशन अगले 3-4 सेकंड में स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर रहा हूँ। ये सारे मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी सर्टिफिकेट को गलत साबित कर दे तो मैं उसको भी 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। और इनाम की बात तो छोड़िए, अगर ये सर्टिफिकेट गलत हैं तो आई एम श्योर कानून के प्रावधान के अनुसार उसके लिए भी कोई ना कोई सज़ा होती होगी। उस सज़ा के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल हैं, ऑथेंटिक हैं। आप चाहे तो कहीं से भी वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ इंटेंशन कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाते हैं कि इनके सर्टिफिकेट देखिए, ये फेक है, ये फ्रॉड है।
लेकिन अगर हम मुद्दे की बात करें एज ए ऑडियंस, एज ए व्यूअर, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई इस तरह की फेक बातें करता है या कोई इस तरह के इलॉजिकल बातें करता है तो आप उनको खुद भी जवाब दे सकते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि आप लॉजिक से काटिए, साइंस से काटिए। मैंने अपने सारे वीडियोस में सिर्फ साइंस की बात की, लॉजिक की बात की, एविडेंस की बात की। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं एज ए व्यूअर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो भी बोलना चाहें बोलें, लेकिन सबूत के साथ बोलें। सिर्फ अगर एक लाइन लिख देंगे कि ये इंसान फ्रॉड है, या ये लिख देंगे कि भाई ये अकेला डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है। ये सिर्फ एक एक्ट है ताकि लोगों का ध्यान कहीं और भटक जाए। हम मिलेंगे आगे फिर कभी, इस उम्मीद के साथ दोबारा मिलेंगे। देश बदलेगा एक अच्छे भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।